बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम पार्सन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर इसको रिवाइज करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी से। वॉल्यूम ऑफ आई बाल, आई बाल का जो टोटल वॉल्यूम होता है वो 6.5 होता है और एंटीरो पोस्टीरियर डिस्टेंस होता है आई बाल का वो 24 होता है। लेकिन अगर ऑर्बिट का वॉल्यूम बात करें तो वो 30 ml होता है। 30 ml ऑर्बिट का होता है, इसमें से जो 6 ml होता है 6.5 होता है वो हमारा होता है वॉल्यूम है। तो इसमें से माइनस कर दो तो कितना बचेगा 24। तो जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है बाल का वो 24 होता है। इससे आप रट्टा मार सकते हो। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल मेसोडर्म से निकलते हैं, 3 डिफरेंट फोकाई से निकलते हैं। इनको सप्लाई करने वाली 3 डिफरेंट नर्व होती है। लैटरल रेक्टस, सुपीरियर लैटरल रेक्टस सप्लाई करती है, सॉरी लैटरल रेक्टस को सप्लाई करने वाली होती है 6th नर्व, सुपीरियर ओब्लिक को करने वाली 4th नर्व और बाकी सबको करती है 3rd नर्व। मिमोनिक यहाँ पे लिखा है SO4 LR6, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर सुपीरियर ओब्लिक के क्या एक्शन होते हैं। सुपीरियर ओब्लिक है, ओब्लिक हमेशा ऑपोजिट काम करता है तो ये डिप्रेशन कराएगा। और इसके अलावा ये सुपीरियर है तो ये इंटॉर्शन कराएगा। और इसके अलावा ये हमारा ओब्लिक मसल है ना, जो रेक्टस होती है वो इडक्शन कराती है जबकि एबडक्शन करवा देगा। लेकिन इसका एक्शन डिफरेंट होता है। लाइक अगर इडक्टेड आई है तो ये डिप्रेशन कराएगा, अगर एबडक्टेड आई है तो सुपीरियर ओब्लिक का जो प्राइमरी एक्शन होता है वो इंटॉर्शन आ जाता है। लेयर्स ऑफ रॉड्स एंड कॉन, जिनको हम फोटो रिसेप्टर लेयर कहते हैं, ये सेंसिटिव लेयर होती है जिनको हम न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बनते हैं। लेयर्स ऑफ रेटिना बता रहे हैं, पहले फोटो पिगमेंटेड लेयर होती है, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, फोटो रिसेप्टर, आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म, इनर न्यूक्लियर, इनर प्लेक्सिफॉर्म, गैंग्लियन सेल लेयर और ऑप्टिक नर्व फाइबर लेयर होता है। इसके बाद वीजर लिगामेंट है। वीजर लिगामेंट क्या होता है कि विट्रस अटैच होता है किसके साथ, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस। तो जो अटैचमेंट होती है विट्रस की पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, तो इसको क्या बोलते हैं, वीगर लिगामेंट कहते हैं। और इस वेगर लिगामेंट के जो सेंटर में एक स्पेस होती है उसको बर्जर स्पेस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एंटीरियर रेमिनेंट ऑफ हाइलाइट आर्टरी। तो हाइलाइट आर्टरी के जो एंटीरियर रेमिनेंट होता है उसको बोलते हैं मिटनडॉर्फ स्पॉट। और जो पोस्टीरियर रेमिनेंट होता है हाइलाइट आर्टरी का उसको बोलते हैं बर्गमिस्टर पेपिला, बर्गमिस्टर पेपिला। और मिटनडॉर्फ होते हैं हमारे एंटीरियर रेमिनेंट होते हैं। बाकी इनर्वेशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ आई। तो जो आई के नॉर्मल फ्लोरा है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन डिप्थेरियाइड होती है, फिर स्टेफ ऑरियस आ जो, स्टेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस आ जो, नॉन हिमोलिटिक स्टेप्टोकोकाई और मोरक्सिला कैटेरालिस ये आ जाता है। जो फिजियोलॉजी ऑफ आई में है इंट्राओकुलर प्रेशर। जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ओके, तो इंट्राओकुलर प्रेशर डिपेंड करता है कि फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर कितना है, उसकी रेजिस्टेंस ऑफ आउटफ्लो कितना है। उसके बाद 2 टाइम लिखे हुए, डार्क अडाप्टेशन टाइम और लाइट अडाप्टेशन टाइम। डार्क अडाप्टेशन टाइम का मतलब है कि जब बंदा होता है ब्राइट लाइट से डार्क लाइट में जाता है, द टाइम टेकन टू सी अगेन इन द डिम इल्यूमिनेशन, टाइम टेकन बाय द पर्सन टू सी अगेन इन द डिम एल्यूमिनेशन बाय गोइंग फ्रॉम ब्राइट लाइट, तो उसको डार्क अडाप्टेशन टाइम होता है और ये तकरीबन आधा घंटा होता है। लेकिन अगर डिम लाइट से जाए ब्राइट लाइट में जाए तो टाइम टेकन बाय द पर्सन टू अडाप्ट टू द, यानी ऐसा टाइम जिसमें रेटिना अडाप्ट होता है टू द ब्राइट लाइट, इसको बोलते हैं लाइट अडाप्टेशन। तो ये कितना होती है, तकरीबन 5 मिनट होती है। 5 मिनट ये होती है, आधा घंटा वो होती है, डार्क अडाप्टेशन टाइम होता है। ठीक हो गया। इसकी बात है कि जो जीन्स होते हैं रेड और ग्रीन के वो हमारे क्रोमोसोम के ऊपर पड़े होते हैं। कौन से, एक्स क्रोमोसोम के क्यू आर्म पे पड़े होते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट हेमिनोपिया। ओके क्लियर। जो क्वाड्रेंट हेमिनोपिया होता है ये टेम्पोरल लोब के लेजन की वजह से होता है। क्लियर। अब एक बात रट्टा मार लेना, जो सुपीरियर क्वाड्रेंटनोपिया होता है एसटी से रट्टा मार सकते हो, वो क्यों होता है, टेम्पोरल लोब के लेजन की वजह से हो सकता है। ओके, और आपको क्या नजर आएगा, रूफ डिफेक्ट, पाई ऑन द रूफ डिफेक्ट है। लेकिन जो इंफीरियर क्वाड्रेंटनोपिया होता है ये होता है पेराइटल लोब की लेजन की वजह से होता है, पीआई से रट्टा मार सकते हो। ओके, ठीक हो गया। इसको हम बोल सकते हैं पाई ऑफ द फ्लोर डिफेक्ट। इसके बाद न्यूरो ट्रांसमीटर लिखे हुए, जैसे टाइल कोलिन होता है या मैक्रेन सेल प्रोड्यूस करते हैं और ये कहाँ पे पड़े होते हैं, इनर प्लेक्सिफॉर्म और इनर न्यूक्लियर लेयर में पड़े होती है। मैक्रोइन सेल दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर में प्रोड्यूस करते हैं, लाइक ग्लाइसिन, गाबा, डोपामीन और सेरोटोनिन आ जाते हैं। क्लियर। ओके, if the intensity of a light falling on the retina is gradually reduced to reach a point जिसमें वो perceive ना हो, इसको बोलते हैं लाइट मिनिमम। ओके, ये मिनिमम लाइट होती है जो कि परसीव नहीं होती। ओके, जब इसको रिड्यूस किया जाता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। इसके बाद न्यूरोलॉजी ऑफ वीएन है। तो विजुअल पाथवे में जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं हमारे फोटो रिसेप्टर, रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसमें एक्सॉन्स ऑफ बाइपोलर सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर। ओके, और जो न्यूरॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर है उसमें आपके गैंग्लियोनिक सेल आना शुरू हो जाते हैं। जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है वो एक्सॉन होती है फ्रॉम द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। जो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं हमारे एक्सॉन्स ऑफ बाइपोलर सेल होते हैं। जो सेकंड ऑर्डर होती है ये एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियोनिक सेल है। क्लियर। जो एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियोनिक सेल होती है रेटिना के अंदर जाती है, फिर ऑप्टिक डिस्क होगी, ऑप्टिक नर्व बनाएगी, ऑप्टिक कैल्वा में ट्रैवल करेगी, ऑप्टिक ट्रैक, और फाइनली लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में चले जाती है। फिर वहां से क्या निकलती है, एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल जो कि ऑप्टिक रेडिएशन में ट्रैवल करती है। नियर रिफ्लेक्स ट्राइडेट में 3 चीजें होती है। नंबर 1 कन्वर्जेंस होती है, एकोमोडेशन होती है और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होता है। इसके बाद एलिमेंट्री ऑफ ऑप्टिक्स है। ओके, जब
सॉरी, जब लाइट रेस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से जाती है ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरफ और एक एंगल पे इंसिडेंट होती है और वो एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तो जो रेज होती है वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है डेंसर मीडियम में, इसको बोलती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोबारा बता दूं, डेंसर से रेयर मीडियम में जाना और एक स्पेसिफिक एंगल पर जो कि हमारा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए उससे टकराना, तो ये दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। और ये बात नोट कर लेना, जो ऑब्जेक्ट हम कॉन्वेक्स लेंस से देखते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आता है और जो ऑब्जेक्ट हम कॉनकेव लेंस से देखते हैं वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में माइग्रेट करता है। ठीक हो गया, कॉन्वेक्स लेंस में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और कॉनकेव में जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द लेंस। नेक्स्ट है एलिमेंट्री फिजियोलॉजी इन द ऑप्टिक्स होती है। ओके, फिजियोलॉजी क्या क्या पढ़नी है। नॉर्मली होता ही है कि जब पानी के अंदर एंटर होते हैं तो ब्लरिंग ऑफ विजन देखने को मिलती है। इसकी वजह क्या है कि इसका वजह ही है कि जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है वो खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? बिकॉज पानी का और कॉर्निया का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है, लेकिन नॉर्मली एयर के अंदर और कॉर्निया के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इमेज रेटिना पे फोकस होता है। लेकिन पानी के अंदर जाएगा तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्टिव पावर खत्म हो जाएगी और इमेज रेटिना के बिहाइंड द फोकस होगा, यानी पावर खत्म होगी और इमेज ब्लर होना शुरू हो जाएगा। अब मसल फॉर अकोमोडेशन, तो मसल फॉर अकोमोडेशन कौन कौन से होते हैं? स्फिंक्टर पिपिलाई जिसने क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल करनी है, सिलेरी मसल जिसने क्या करनी है, अकोमोडेशन करनी है, और एक मीडियो रेक्टस वाला उसको भी सप्लाई करती है, थर्ड नर्व सप्लाई करती है। और जो थर्ड नर्व के फाइबर होते हैं डिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होती है डिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से आती है, फिर ये सिलेरी गैंग्लियन से आती है। क्लियर? इसके बाद सर्कल ऑफ लीस्ट डिवीजन इन द स्टर्म कोनाइट होता है। स्टर्म कोनाइट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकल पॉइंट होता है स्टिग्मेटिज्म के अंदर। द सर्कल ऑफ लीस्ट डिवीजन इन द स्टर्म कोनाइट होता है, ये वो पॉइंट है जहां पर वर्टिकल रेस फ्रॉम द लेंस इनकी जो डाइवर्जेंस होती है वो बराबर होती है डाइवर्जेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल रे। यानी ये क्या होता है, अगर डाइवर्जेंस वर्टिकल रेस की हॉरिजॉन्टल रेस की डाइवर्जेंस से बराबर हो जाए तो एक सर्कल बनना शुरू हो जाएगा। सर्कल को क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर? और अगर सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन हमारी रेटिना के ऊपर गिरता है तो आई क्या होती है? इमेट्रोपिक होती है। तो ये बात आपने नोट कर लेनी है। इसके बाद फीचर ऑफ एफेकिक आई है, अगर लेंस निकालो तो फिर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव पावर 60 से लेकर 44 या 43 तक निकल जाती है, हाइपरोपिया बनना शुरू हो जाएगा, यानी इमेज क्या हो जाएगा? जब लेंस निकल गया है तो रिफ्लेक्टिव पावर कम हो गया तो इमेज बिहाइंड द रेटिना बनना शुरू हो जाएगा एंड द टोटल लॉस ऑफ अकोमोडेशन देखने को मिलती है। क्लियर? क्योंकि लेंस निकाल दिया है। एनाइसोकोनिया ये वो कंडीशन है जिसमें जो इमेजेस होते हैं आर अनइक्वल, ओके, अनइक्वल इन साइज एंड द शेप। जो इमेजेस प्रोजेक्टेड ऑन टू द विजुअल कॉर्टेक्स फ्रॉम द रेटिना आर अनइक्वल इन द साइज एंड द शेप। इसके बाद रिफ्रैक्शन होता है, तो जो प्लेन मिरर रेटिनोस्कोपी करते हैं, प्लेन मिरर रेटिनोस्कोपी 1 मीटर के फासले पे की जाती होती है और इसमें हम बिहेवियर चेक करते हैं रेड रिफ्लेक्स का। अगर कोई मूवमेंट नहीं होती तो उसका मतलब मायोपिया 1D का है, 1 डायोप्टर का है। अगर रेड रिफ्लेक्स मूव करता है अलोंग द रेटिनोस्कोप तो यह इमेट्रोपिया हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है या मायोपिया लेस देन 1D है। लेकिन अगर रेड रिफ्लेक्स अगेंस्ट द रेटिनोस्कोप मूव करता है तो मायोपिया क्या है? मोर देन 1D है। दोबारा बता देता हूँ, अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो मायोपिया 1D का है। ठीक है, फिर अब मायोपिया मोर देन 1D और लेस देन 1D, तो जो मोर देन 1D होगा अगेंस्ट द रेटिनोस्कोप और अगर मूव अलोंग विद द रेटिनोस्कोप तो ये इमेट्रोपिक हो सकता है या हाइपरोपिक हो सकता है या तीनों कंडीशन हो सकती है, या मायोपिया लेस देन 1D हो सकता है। क्लियर? इसके बाद केराटोमेट्री और ऑप्टोमेट्री, या केराटोमेट्री और ऑप्टोमेट्री ये ऑब्जेक्टिव मेथड होती है। इसमें आप एरर और रिफ्रैक्शन को पता लगाते हैं यूजिंग द रिफ्रैक्टोमीटर और ऑप्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमेट्री में रिफ्रैक्टोमीटर और ऑप्टोमेट्री में ऑप्टोमीटर यूज करते हैं, जबकि केराटोमेट्री भी ऑब्जेक्टिव मेथड है। इससे हम कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म को देखते हैं बाय कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। तो कॉर्निया का कर्वेचर मूव करते हैं, सॉरी मूव नहीं, मेजर करते हैं, कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म को एस्टिमेट करते हैं। इसके बाद टोटल हाइपरोपिया है। टोटल हाइपरोपिया में दो चीज़ आती है, नंबर 1 लेटेंट हाइपरोपिया और मैनिफेस्ट मायोपिया, जिसे लेटेंट स्क्वेंट होता है। फिर लेटेंट को मैनिफेस्ट को दो में डिवाइड करते हैं, फैकल्टेटिव और एब्सोल्यूट। इसके बाद है रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ आई, जो एक्सियल एमेट्रोपिया मतलब रिफ्रैक्टिव एरर है। ओके, जो लाइट रेज होती है वो सही तरह रेटिना पे फोकस नहीं हो पा रही, तो जो एक्सियल एमेट्रोपिया मोस्ट कॉमन होता है। ओके, अब मायोपिया के अंदर एक्सियल लेंथ बढ़ जाती है और हाइपरोपिया में एक्सियल लेंथ कम हो जाती है। फोस्टर फुश सपोर्ट, ये आपको मैक्यूलर हैमरेज की वजह से देखने को मिलते हैं, फोस्टर फुश सपोर्ट, और ये आपको मायोपिया में देखने को मिलते हैं। अब जो ऑप्टिकल एक्सिस होता है इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कॉर्निया, कहाँ से? कॉर्निया से पास होता है, लेंस से पास होता है, रेटिना से पास होता है। दिस इज द ऑप्टिकल एक्सिस। जबकि विजुअल एक्सिस होता है ये फिक्सेशन पॉइंट से लेकर हमारे फोबिया तक जाता है, जबकि ऑप्टिकल एक्सिस हमारा लेंस से पहले कॉर्निया फिर लेंस फिर रेटिना के सेंटर में से गुजरता है। एनाइसोकोनिया का मतलब है कि जो इमेजेस है प्रोजेक्टेड ऑन द विजुअल कॉर्टेक्स फ्रॉम द रेटिना दे आर अनइक्वल इन द साइज एंड द शेप। नेक्स्ट है अकोमोडेटिव इनर्शिया। अकोमोडेटिव इनर्शिया मतलब डिले आ रहा है इन रिस्पॉन्स ऑफ द अकोमोडेशन। नॉर्मली कितना डिले होता है? 1 सेकंड के अंदर होता है, यानी 1 सेकंड के अंदर चेंजेस देखने को मिलती है।
नेक्स्ट है ओकुलर सिम्प्टोमेटोलॉजी। तो जो आपकी कलर्ड हेलोज होती है ये आपको एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस में देखने को नहीं मिलती है, बाकी एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा और कैटरेक्ट में देखने को मिलती है। जो फ्लोटर्स होते हैं, फ्लोटर्स क्यों हो सकते हैं? नंबर 1 पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट हो गया, नंबर 2 विट्रस हैमरेज हो गया है, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया है, या यूवाइटिस हो गया है, या हाई मायोपिया में फ्लोटर्स देखने को मिलते हैं। फ्लोटर्स क्या होती है कि मच्छर वगैरह नजर आ रहे हैं आपको, जबकि फ्लैशेस ऑफ लाइट उसको फोटॉप्सिया कहते हैं, ये आपको रेटिनल डिटैचमेंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मुस्की वोली कंटीज। जो मुस्की वोली कंटीज होती है, दीज आर द फ्लोटिंग ब्लैक ओपेसिटी मुस्की वोली कंटीज। तो ये फ्लोटिंग ब्लैक ओपेसिटीज होती है इन फ्रंट ऑफ द आई। ये क्यों होती है? ड्यू टू डीजेनरेटेड ल्यूकोफाइड विट्रस। तो डीजेनरेटेड ल्यूकोफाइड विट्रस और ब्लैक फ्लोटिंग ब्लैक ओपेसिटी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एस्थेनोपिया इज अ डिस्कम्फर्ट। एस्थेनोपिया क्या होता है? डिस्कम्फर्ट होता है बाय द माइल्ड आई एक है। आई एक हेड एक या टाइटनेस की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नजदीक का काम ज्यादा कर रहे हो, एकोमोडेशन को ज्यादा यूज कर रहे हो, हाइपरोपिया, तो आपको एस्थेनोपिया सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। कलर्ड हेलोस आपको एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा में देखने को मिल सकती है, कैटरेक्ट में देखने को मिल सकते हैं, इसके अलावा कॉर्नियल एडीमा में देखने को मिलते हैं और म्यूकोप्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ विजुअल फंक्शन। तो विजुअल फंक्शन को असेस करने के लिए यहाँ पे चीजें लिख लेते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम है। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम में ए बी सी वेव्स आती है। ओके, अगर नेगेटिव ए वेव है तो वो रिप्रेजेंट करती है एक्टिविटी इन द रॉड एंड कॉन। बी का मतलब आपके बाइपोलर सेल या इनर रेटिनल लेयर्स कह लो आप, और सी का मतलब है कि पिगमेंटरी एपिथेलियम होती है। सी वाली पिगमेंटरी एपिथेलियम में होती है। दिस इज द इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम, रेटिना के लिए होता है। और इलेक्ट्रो ओकुलोग्राम में हम आर्डन इंडेक्स यूज करते हैं। आर्डन इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ लाइट पीक ओवर डार्क। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रो ओकुलोग्राम में हम आर्डन इंडेक्स यूज करेंगे। रेशियो ऑफ लाइट पीक ओवर डार्क पीक होती है। तो इसमें रट्टा मारना 185 और 150 है। अगर 150 से नीचे होगा तो एबनॉर्मल है, 185 से बड़ा होगा तो नॉर्मल है, और अगर 150 से लेकर 185 तक है तो ये बॉर्डर लाइन होता है। इसके बाद हाइपरलोपिया डे ब्लाइंडनेस बोलते हैं, टेलोपिया को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अब ये किस कंडीशन में देखने को मिलती है? जब भी विजुअल एक्सिस हमारा जो हमारा ऑप्टिकल एक्सिस सेंटर में से पास करता है, तो सेंटर ऑफ कॉर्निया मतलब क्या हो सकता है? सेंट्रल कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकती है। सेंटर ऑफ लेंस तो सेंट्रल न्यूक्लियर या पोलर कैटरेक्ट हो सकता है। नंबर 3 सेंटर ऑफ विट्रस, तो ये क्या हो सकता है? सेंट्रल विट्रस ओपेसिटी हो सकती है। या सेंटर ऑफ रेटिना, तो ये कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसी ऑफ कौन हो सकता है। एग्जामिनेशन ऑफ एंटीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट को देखने के लिए, लाइक एंगल को देखने के लिए हम गोनियोस्कोपी करते हैं। टोनोग्राफी इस यूज हेल्प्स डिटरमिनिंग द फैसिलिटेटिंग द एक्वस फ्लो। ठीक हो गया। तो हम देखते हैं कि एक्वस आउटफ्लो कैसा हो रहा है, उसकी रिप्रेजेंटेशन को या इसकी विजुअलाइजेशन को हम टोनोग्राफी कहते हैं। टोनोमेट्री के अंदर हम असेसमेंट करते हैं। जो पैकीमेट्री होती है, इससे हम क्या मेजर करते हैं? पैकीमेट्री थिकनेस मेजर करते हैं। ओके, जबकि केराटोमेट्री से और कॉर्नियल टोपोग्राफी से, दोनों से, केराटोमेट्री और कॉर्नियल टोपोग्राफी, इससे आपको कर्वेचर ऑफ कॉर्निया पता लगता है। क्लियर। इसके बाद नॉर्मल डेप्थ ऑफ एंटीरियर चैम्बर इन द सेंटर। तो जो नॉर्मल डेप्थ होती है एंटीरियर चैम्बर की वो 2.5 मिलीमीटर होती है। ओके, क्लियर। 2.5 मिलीमीटर होती है। बच्चों के अंदर थोड़ा सा शैलो होता है। उसके बाद हाइपोपियोन है। हाइपोपियोन इज अ पस इन द इंटीरियर चैम्बर। इंटीरियर चैम्बर में जो पस आती है वो कॉर्नियल अल्सर की वजह से आ सकती है। क्लियर। जो आगे कॉर्नियल अल्सर, पीछे आपके यूविया पड़े तो आइरिडोसाइक्लाइटिस हो सकता है। टॉक्सिक एंटीरियर सेगमेंट सिंड्रोम हो सकता है। एंडोफ्थल्माइटिस, पैनोफ्थल्माइटिस हो सकता है। सूडो हाइपोपियोन का मतलब है कि पस नहीं होगी बल्कि कलेक्शन ऑफ ट्यूमर सेल होगी इन द इंटीरियर चैम्बर, और ये आपको रेटिनोब्लास्टोमा में देखने को मिलते हैं। हाइफीमा इज अ ब्लड इन द इंटीरियर चैम्बर, और ये आपको हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मेटिकस में देखने को मिलता है। इसके अलावा गोनोकोकल आइरिडोसाइक्लाइटिस हो गया। क्लॉटिंग डिसऑर्डर, इंट्राओकुलर ट्यूमर। इंट्राओकुलर ट्यूमर में कौन सी एग्जांपल आ जाती है? आपकी रेटिनोब्लास्टोमा आ जाती है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ पोस्टीरियर सेगमेंट एंड द ऑर्बिट। तो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी और इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में निमोनिक है, एमआरआई मैग्नीफाइड होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। 4 से लेकर 5 गुना इन्वर्टेड होता है। सॉरी, मैग्नीफाइड इन्वर्टेड होता है। जबकि डायरेक्ट के अंदर क्या होगा? इससे ऑपोजिट होगा। वहाँ पे 15 टाइम होगा। ओके, यहाँ पे 5 टाइम, तो यहाँ पे 15 टाइम हो जाएगा। यहाँ पे इमेज क्या था? इन्वर्टेड था, यहाँ पे इरेक्ट होगा। वहाँ पे रियल था, यहाँ पे वर्चुअल हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर के फासले पे की जाती है। 15 टाइम गुना होता है। चेरी रेड सपोर्ट आपको सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और क्लियर में देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं नीमैन पिक डिजीज में देखने को मिलती है, टेल सैक डिजीज में देखने को मिलते हैं, बर्लिन एडीमा में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गाउचर डिजीज भी है। बुल आई मैक्यूलोपैथी ये आपको क्लोरोक्विन टॉक्सिसिटी में देखने को मिलती है। इसके अलावा ARMD और स्टार गार्ड सिंड्रोम इसमें भी देखने को मिलती है। पेरी पेपिलरी की रिसेंट ये आपको देखने को मिलती है मायोपिया के अंदर। और एक है केस्टन बॉम्स इंडेक्स। एक हमने आर्डन इंडेक्स पढ़ा था, रेशियो ऑफ लाइट पीक ओवर डार्क पीक इलेक्ट्रोकोलोग्राम में। तो एक होता है केस्टन बॉम इंडेक्स। इसमें लार्ज ब्लड वेसल और स्मॉल ब्लड वेसल के रेशियो को देखा जाता है। नॉर्मली
4 से लेकर 16 होती है। ऑप्टिक एट्रोफी के अंदर ये रेशो आपको कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट ओकुलर थेरापेटिक होती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टॉपिकल स्टीरॉयड, तो टॉपिकल स्टीरॉयड की वजह से ग्लोकोमा हो सकता है, और जो इंट्राविट्रियल अमाइनोग्लाइकोसाइड होती है लाइक जेंटामाइसिन की वजह से रेटिनल या मैकुलर टॉक्सिसिटी हो सकती है। कहते हैं कि सब कंजक्टिवल इंजेक्शन से ज़्यादा अच्छा एंटीरियर सबटिनोल इंजेक्शन होता है फॉर बेटर डिलीवरी ऑफ ड्रग इन केस ऑफ सिवियर एंड रेजिस्टेंट एंटीरियर यूवाइटिस होता है। ठीक हो गया। जबकि पोस्टीरियर सबटिनोल इंजेक्शन ये आप इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर यूवाइटिस में देते हैं, यानी एंटीरियर यूवाइटिस में एंटीरियर सबटिनोल इंजेक्शन देते हैं पोस्टीरियर यूवाइटिस, और इंटरमीडिएट यूवाइटिस में पोस्टीरियर सबटिनोल इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट है विट्रस के सब्सटीट्यूट, तो उसका निमोनिक है शेप। एस फॉर क्या होगा, सिलिकॉन ऑयल। एच से क्या होगा, हाई प्रेशर लिक्विड आ जाते हैं हमारे। और ई से क्या होगा, हमारे एक्सपांडिंग गैसेज लाइक सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो जाएगा, परक्लोरोप्रोपेन आ जाएगा। ए फॉर एयर एंड बी फॉर बैलेंस साल्ट सोल्यूशन है, बैलेंस साल्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट है डिजीज ऑफ कंजक्टिवा, तो डिजीज ऑफ कंजक्टिवा में पहला है एक्यूट हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस, जो कि एंटीरोवायरस 70 की वजह से होता है। एपिडेमिक कंजक्टिवाइटिस रट्टा मान लेना 8-9 की वजह से होता है, 8-9-37 की वजह से, जबकि वो वाला किससे होता है, 3-4-7 से होता है। सेफ स्ट्रेटजी फॉर प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट ट्रैकोमा, तो सर्जरी, एंटीबायोटिक, फेशियल हाइजीन और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग आ जाती है। और मैस प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन काज फॉर फ्लैक्टुनुलर कंजक्टिवाइटिस तो बैक्टीरिया होता है, और फ्लैक्टुनुलर कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी होती है। मोस्ट कॉमनली टू द स्टेफिलोकोकल, पहले कहते थे टीबी के प्रोटीन है, लेकिन अब स्टेफिलोकोकस की कहते हैं। और इसमें जो ड्रग चॉइस ऑफ टॉपिकल स्टीरॉयड होते हैं। क्लियर। अब ओरल डोज ऑफ विटामिन ए, ओके ये आपने 0, 1 और 28 इस पे देनी है, 0, 1 एंड 28 डेज पे देनी होती है। ओके ठीक हो गया, यानी न्यू रेट को आप रट्टा मार सकते हो। इसकी जो ओरल डोज होती है जीरोफ्थाल्मिया के अंदर 2 लाख यूनिट होती है ओरल, और अगर हाफ कर दो तो वो इंट्रामस्कुलर हो जाती है। क्लियर। और ये 6 मंथ से ऊपर वाले में देखने को मिलता है। लाइक अगर सॉरी 1 साल यहाँ से लिखा हुआ है यहाँ पर, इन चाइल्ड लेस देन 1 ईयर, अगर बच्चा 1 साल से कम है तो आपने डोज को मजीद हाफ कर देना है। एज पर जिलस इज नॉट अ काज ऑफ न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस को ऑप्थेल्मिया न्यूनेटोरम भी कहते हैं। ओके फर्स्ट मंथ में होता है। मोस्ट कॉमन जो उसका काज होता है वो इन्फेक्शन फ्रॉम द बर्थ कैनाल है। मोस्ट कॉमनली ऑप्थेल्मिया न्यूनेटोरम के गोनोकॉकस होते हैं, क्लैमिडिया, ट्राकोमेटस होते हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स, स्टेफिलोकोकस सूडोमोनास होता है। कहते हैं कि सिल्वर नाइट्राइड या टॉपिकल एंटीबायोटिक के यूज करने की वजह से भी केमिकल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। जो गोबलेट सेल होती है, जो 3 लेयर्स होती है, माल म्यूसिन लेयर, एक्वस लेयर और इसके बाद लिपिड लेयर होती है। ओके म्यूसिन लेयर सबसे नीचे होती है। म्यूसिन लेयर बनाते कौन है, गोबलेट सेल बनाते हैं, और गोबलेट सेल सबसे ज्यादा नेजली मौजूद होते हैं एज कम्पेयर टू सुपीरियरली। ओके केमिकल कंजक्टिवाइटिस जो कि सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप की वजह से होता है। क्लियर। तो इस मेथड को बोलते हैं क्रेडी मेथड कहते हैं। जो पीएच ऑफ टेयर होती है 7.4 होती है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल के बराबर होती है। कोबलस्टोन अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है स्प्रिंग गिटार में। तो ये कोबलस्टोन अपीयरेंस क्या होती है, सीवियर पेपिलरी हाइपरट्रॉफी होती है ऑन द अपर पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। क्लियर। इसके बाद चलती है डिजीज ऑफ कॉर्निया। तो पहला डिजीज का पहला है चालकोसिस। चालकोसिस कैसे होती है, कॉपर से होती है। कॉपर की वजह से केसर फ्लैशर रिंग देखने को मिल सकती है, जो कि डेसिमल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। एक सिंपल फ्लैशर रिंग होते हैं, वो आपको एपिथेलिया में देखने को मिलती है। सनफ्लावर कैटरेक्ट हो सकता है, गोल्डन ब्राउन मेटालिक शीन प्लेट हो सकती है ऑन द रेटिनल पोल। नेक्स्ट है हॉर्नर टरेंटास डॉट, ये आपको वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलती है। स्प्रिंग गिटार। जो प्लेसिडो डिस्क होती है, इट इज यूज्ड फॉर केराटोकोनस होती है। प्लेसिडो डिस्क को हम केराटोस्कोप भी कहते हैं, ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम केराटोस्कोप यानी शेप ऑफ एंटीरियर सर्फेस ऑफ कॉर्निया को देखेंगे। जबकि टोमोग्राफी और केराटोमेट्री ये कर्वेचर को ले होती है। तो इसमें कौन कौन सी डिजीज आती है, नंबर 1 केराटोकोनस, एस्टिग्मेटिज्म आ सकता है, कॉर्नियल अल्सर एब्रेशन हो सकती है। इसके अलावा हम एक कॉर्नियल सर्फेस को भी हम एसेस कर सकते हैं बिफोर केराटो रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर एंड फॉर इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन है, उनकी पावर को चेक करने के लिए। ओके इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंजरी टू द आई। तो फार्मर या वेजिटेटिव इंजरी होती है जिसकी वजह से रेडनेस, फोटोफोबिया और लैक्रिमेशन होती है। तो ये क्या होता है, तो ये इंडिकेशन है कि फंगल कॉर्नियल अल्सर होता है। इसके अलावा दूसरे फीचर्स क्या होते हैं, इरेगुलर मार्जिन होता है। दोबारा बता दो, वेजिटेटिव इंजरी है जिसकी वजह से रेडनेस, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन होता है। इरेगुलर मार्जिन होते हैं अल्सर के, स्टीरियड लीजन होती है, हाइपरपियन होता है। ठीक है। इरेगुलर मार्जिन, स्टीरियड लीजन सब चीज़ें बताती है कि फंगल कॉर्नियल अल्सर है। नेक्स्ट हम चलते हैं मुनसन साइन। मुनसन साइन केराटोकोनस में देखने को मिलता है। मुनसन साइन क्या होता है, बल्जिंग ऑफ द लोअर आईलिड व्हेन द पेशेंट लुक डाउनवर्ड होता है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा और दूसरी फाइंडिंग केराटोकोनस में क्या होती है, डिस्टॉर्टेड विंडो रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, फ्लैशर रिंग होती है, सीजर रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, और ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। ओके ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द साइंस ऑफ केराटोकोनस। ठीक हो गया। तो साइंस क्या होते हैं केराटोकोनस की मैं दोबारा बता देता हूँ। व्यू एक्यूटी कम होगी ड्यू टू प्रोग्रेसिव मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में आपको ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, मुनसन साइन देखने को मिलेगा, बल्जिंग ऑफ लोअर आईलिड व्हेन द पेशेंट लुक डाउनवर्ड। इसके अलावा केराटोस्कोपी या प्लेसिडो डिस्क, केराटोस्कोपी या प्लेसिडो डिस्क में क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको इरेगुलर रिंग्स देखने को मिलेगी। रेटिनोस्कोप करोगे तो आपको इरेगुलर सीजर रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करोगे तो आपको वोजेट लाइन देखने को मिलेगी। दीज आर द वर्टिकल वेरी फाइन
डीप स्ट्रेस लाइन होती है। ओके, ये आपको थिनिंग या फॉरवर्ड बिल्डिंग ऑफ कॉर्निया भी देखने को मिल सकता है। कॉर्नियल नर्व प्रोमिनेंट और विजिबल होना शुरू हो जाती है। फ्लैशर रिंग और कॉर्नियल स्कारिंग देखने को मिल सकती है। क्लियर, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ एंटीरियर। जो हमारी एपिथेलियम होती है कॉर्निया की, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम होती है। एवरेज डायमीटर ऑफ कॉर्निया, तो जो कॉर्निया का जो डायमीटर होता है एवरेज डायमीटर होता है। क्लियर, तो वो वर्टिकली 11.5 होता है और हॉरिजॉन्टली 11 मीटर होता है, मिलीमीटर होता है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्निया या एंडोथेलियल लेयर मेंटेन करती होती है मोस्टली। जो मेन फैक्टर है विच डिटरमिन द ट्रांसपेरेंसी, तो वो लैटिस अरेंजमेंट होती है ऑफ द कॉर्नियल लैमेले। यानी क्या क्या फैक्टर्स होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी। तो नंबर 1 क्या आ जाएगा आपका, एंडोथेलियल पंप होते हैं। नंबर 2 रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एपिथेलियल एंड सब एंडोथेलियल सेल्स की अरेंजमेंट होती है। नंबर 3 रेगुलर अरेंजमेंट एंड स्पेसिंग ऑफ स्ट्रोमल कोलेजन फाइबर। और लास्ट में एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल एंड द लिम्फेटिक्स आ जाती है। क्लियर, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इंटैक्ट कॉर्नियल एपिथेलियम को इन्वेट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल निजेरिया गोनोरिया होता है इसमें। क्लियर, मेनिंजाइटिस है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया है, लिस्टेरिया, हीमोफिलस इजिप्टाइस है। कॉन्टैक्ट लेंस वीरर में कैंथोमोइबा केराटाइटिस काफ़ी कॉमन है। क्लियर, इसके बाद डिजीज ऑफ सेक्लेरा है। ओके, जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा वो एक्सियल मायोपिया है, जबकि एंटीरियर स्टेफाइलोमा कॉर्नियल अल्सरेशन की वजह से होता है। स्टेफाइलोमा क्या होता है, स्टेफाइलोमा एक टैटिक हर्निएशन होती है। स्टेफाइलोमा को इंटरनली लाइन करता है यूवियर टिश्यू और एक्सटर्नली लाइन करता है कॉर्निया या सेक्लेरा होता है। सेक्लेरा इज थिनेस्ट पोस्टीरियर टू द रेक्टस मसल इंसर्शन, उसको बोलते हैं 0.3 मिलीमीटर होता है। जो सेक्लेराइटिस होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है। इसके अलावा पॉलीआर्थराइटिस नोडुस, एसएलई, एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वेजिनल ग्रैनुलोमेटोसिस, डर्मेटोमायोसाइटिस की वजह से हो सकता है। जो ब्लू सेक्लेरा होता है ये आपको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में देखने को मिलता है। इसके अलावा मार्फन हो गया, एहलर-डैनियल सिंड्रोम हो गया, हाई मायोपिया हो गया, हील्ड सेक्लेराइटिस हो गया। नेक्स्ट है मडी अपीयरेंस। मडी अपीयरेंस ऑफ आइरस, ये किस में होती है, ये आपको एंटीरियर यूवाइटस में देखने को मिलती है, आइरिडोसाइक्लाइटिस में देखने को मिलती है। ये मडी अपीयरेंस क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिब्रिन ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ आइरस, जिसकी वजह से ब्लड मार्जिन होना शुरू हो जाती है। इसके बाद हेडलाइट इन द फॉग अपीयरेंस, ये आपको कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में देखने को मिलती है। जबकि सोज एंड चीक अपीयरेंस, सोज एंड चीज अपीयरेंस, ये आपको देखने को मिलती है साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस के अंदर। जो कोई भी नोड्यूल होते हैं, कोई भी नोड्यूल का मतलब है कि आइरस के नोड्यूल एट द प्यूपिलरी बॉर्डर, तो ये आपको देखने को मिलते हैं आइरिडोसाइक्लाइटिस में, एंटीरियर यूवाइटस में। क्लियर, जबकि ब्रूसाका नोड्यूल क्या होते हैं, कोपी नोड्यूल आयरस नोड्यूल होते हैं एट द प्यूपिलरी बॉर्डर, लेकिन आयरस नोड्यूल एट द कोलरेट होते हैं। ये भी आपको आइरिडोसाइक्लाइटिस में, एंटीरियर यूवाइटस में देखने को मिलते हैं। मटन फैट केराटिक प्रेसिपिटेट, ये आपको ग्रैनुलोमेटस यूवाइटस में देखने को मिलेंगे। जो ग्रैनुलर केराटिक प्रेसिपिटेट होते हैं ये आपको नॉन ग्रैनुलोमेटस यूवाइटस में देखने को मिलते हैं। जो रेड केराटिक प्रेसिपिटेट होती है ये आपको हेमरेजिक यूवाइटस में देखने को मिलते हैं। मटन फैट के अंदर एपिथेलियोइड सेल और मैक्रोफेजेस आना शुरू हो जाते हैं। अर्लीस्ट साइन ऑफ एंटीरियर यूवाइटस, तो ये एक्वस फ्लेयर होता है एंड द पैथोग्नोमिक साइन इज अ केराटिक प्रेसिपिटेट है। क्लियर, इसके बाद हम आ जाते हैं लेंस की तरफ। तो लेंस में है पोलियोपिया। पोलियोपिया का मतलब है कि एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इमेजेस है। पोली का मतलब मैनी है, तो ये आपको इंसिपिएंट स्टेज ऑफ कैटरेक्ट में देखने को मिलता है। कैटरेक्ट की कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है आपको, इंसिपिएंट स्टेज होती है। क्लियर, अब कैटरेक्ट की डिफरेंट होती है न्यूक्लियर कैटरेक्ट की, कॉर्टिकल कैटरेक्ट की, लैमिनर सेपरेशन, इंसिपिएंट कैटरेक्ट, इमेच्योर कैटरेक्ट होता है, फिर इंटूबिसेंट कैटरेक्ट होता है, मैच्योर कैटरेक्ट होता है। और रट्टा वाले में इमेच्योर या मैच्योर की वजह से फैकोमॉर्फिक और हाइपर मैच्योर की वजह से फेकोलिटिक ग्लोकोमा हो सकता है। ओके, अब होता ये है कि जो रिलेटिव इंडेक्सेस होते हैं किसके, लेंस फाइबर के, वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं इंसिपिएंट के अंदर। इंसिपिएंट के अंदर वेज शेप ओपेसिटी बनना शुरू हो जाती है। क्लियर, ठीक हो गया। और जो इसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। और फाइनली क्या हो जाएगा, उसकी वजह से पोलियोपिया होता है, कलर्ड हेलोज होती है और लेंस ओपेसिटी आपको नजर आना शुरू हो जाती है। जो क्यूपोलिफॉर्म कैटरेक्ट है उसको पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट कहते हैं, पोस्टीरियर कॉर्टेक्स से निकलता होता है। जो इंसिपिएंट सिनाइल कैटरेक्ट होता है वो आगे मजीद 2 टाइप का होता है, यानी जो इंसिपिएंट कैटरेक्ट है वो क्यूपोलिफॉर्म और क्यूनिफॉर्म। जो क्यूपोलिफॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर, और जो क्यूनिफॉर्म है उसको कॉर्टिकल कैटरेक्ट बोलते हैं। क्लियर, क्यूपोलिफॉर्म कहाँ से निकलता है, पोस्टीरियर कॉर्टेक्स से, और क्यूनिफॉर्म कहाँ से निकलता है, इक्वेटोरियल जोन से निकलता होता है। क्लियर, इन दोनों का आपने डिफरेंस देख लेना, इन दोनों का इक्वेटर जोन से निकलता होता है क्यूनिफॉर्म वाला। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट ये भी पोस्टीरियर कॉर्टिकल जोन से निकलता होता है। ओके, अब ये क्यों होता है, ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी और डीजेनरेटिव कंडीशन होता है, इसको हम सेकेंडरी कैटरेक्ट भी कह सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट के अंदर क्या चीज़ें होती है, ब्रेड क्रैम्ब अपीयरेंस होता है और पॉलीक्रोमैटिक लस्टर होता है, ये दोनों चीज़ आपने नोट करनी है। इसके बाद जोन्यूलर कैटरेक्ट होता है। तो जोन्यूलर कैटरेक्ट होता है ये आपको हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में देखने को मिलता है। क्लियर, लैमेलर या जोन्यूलर कैटरेक्ट होता है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैटरेक्ट विच प्रोड्यूस विजुअल इम्पेयरमेंट होता है। ओके, तो ये वो कैटरेक्ट होता है जिसमें आपको सर्कुलर लैमेले देखने को मिलते हैं। क्लियर, ये आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गया, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म हो गया,
प्रेगनेंसी या मैटरनल मैलन्यूट्रिशन में देखने को मिलता है। इसको जोन्यूलर, लैमिलर या पेरी न्यूक्लियर कैटरैक्ट भी कहते हैं। ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है। लेंस कैप्सूल हमारा थिनेस्ट होता है, द पोस्टीरियर पोल होता है, उसको क्या बोलते हैं 4 माइक्रोन बोलते हैं, जबकि थिकेस्ट होता है एक्विटेरियर रीजन पर, जिसको 23 माइक्रोन वाली थिकनेस कहते हैं। कंजेनिटल कैटरैक्ट एसोसिएटेड विद विजुअल डिफेक्ट, तो वो जोन्यूलर कैटरैक्ट है जिसको लैमिलर या पेरी न्यूक्लियर भी कहते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कैटरैक्ट कौन सा हमारा पंक्टेट या ब्लू डॉट कैटरैक्ट होता है। कहते हैं कि क्रॉनिक यूज ऑफ सिस्टेमिक स्टीरॉइड, तो सिस्टेमिक स्टीरॉइड की वजह से कैटरैक्ट हो सकता है और टॉपिकल स्टीरॉइड की वजह से आपको ग्लोकोमा देखने को मिल सकता है। क्लियर। दूसरी क्रोनिक स्टीरॉइड को यूज करने की वजह से क्या क्या चीजें होती है। नंबर 2 डिलेड वुड हीलिंग है, पैपिलिडीमा हो सकता है, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो सकती है, आई का इन्फेक्शन हो सकता है। टिपिकल लेंस डिसलोकेशन, मार्फन के अंदर सुपीरियर टेम्पोरल होती है, होमोसिस्टिन यूरिया इसमें इन्फीरो नेजल होती है, व्हील मार्चिसानी सिंड्रोम में एंटीरो इन्फीरियर होती है। आगे एंटीरियर लेंटिकुलस, ये आपको एल्पोर्ट सिंड्रोम में देखने को मिलता है, एंटीरियर लेंटिकुलस एल्पोर्ट के अंदर, और पोस्टीरियर लेंटिकुलस ये आपको लोवी में देखने को मिलता है, तो पी से रट्टा मार सकते हो। इसके बाद है हमारा ग्लोकोमा, तो ग्लोकोमा के अंदर जो क्रूकन बग स्पिडल होती है पिगमेंटेड ग्लोकोमा में देखने को मिलती है, क्योंकि पिगमेंटेड डेपोजिशन होती है द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो जो क्रूकन बग ट्यूमर होती है ये वो ओवेरियन ट्यूमर होती है जो कि मेटास्टेसिस की वजह से होती है, तो आपने इन दोनों को सेपरेट करना है। उसके बाद ग्लोकोमा फ्लैक्शन क्या होता है, क्रॉनिक ग्लोकोमा फ्लैक्शन क्या होता है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है। ग्लोकोमा फ्लैक्शन क्या होता है, सुपरफिशियल ग्रे कलर ओपेसिटीज होती है ओवर द इंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस होती है, जो कि रैपिड इनिशियल राइज इन इंट्राओकुलर प्रेशर को बताती है। ओके, एंटीरियर सब कैप्सुलर ओपेसिटी होती है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा के अंदर होती है। वैसे मुझे इस बात में थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारी उसमें होती है मेरे ख्याल से, क्लोज एंगल में हमने पढ़ा था, मैं फिर भी कंफर्म करके बता देता हूँ। ओके, हमने बुक में पढ़ा कि क्लोज एंगल के अंदर होती है ग्लोकोमा फ्लैक्शन, लेकिन यहाँ पर ओपन एंगल लिखा हुआ है, एंगल क्लोजर आना चाहिए था। चलो क्लोजर हम लिख देते हैं। इसके बाद हेप्स ट्राया आपको कंजेनिटल ग्लोकोमा में देखने को मिलते हैं। हेप्स ट्राया क्या होते हैं, हील्ड होती है, हीलिंग होती है किसके अंदर, ब्रेक्स ऑफ डिस्टेंट मेम्ब्रेन के अंदर, हील्ड ब्रेक्स ऑफ डिस्टेंट मेम्ब्रेन, जो कर्वी लीनियर लाइंस होती है। क्लियर, तो ये आपको बर्थ ट्रॉमा में देखने को मिलते हैं। सडन ऑनसेट ऑफ आई पेन है, वॉमिटिंग है, शैलो एंटीरियर चैम्बर है, तो ये बताते हैं एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा को। सडन ऑनसेट ऑफ आई पेन, वॉमिटिंग और शैलो एंटीरियर चैम्बर है। रेस्ट आईओपी काफ़ी ज़्यादा होगा। कप ओवर डिस्क रेशो कितनी होगी, ग्रेटर देन 0.5 है। दे आर द पैथोग्नोमिक ऑफ डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। ओके, कप ओवर डिस्क रेशो नॉर्मली होती कितनी है, नॉर्मली ये 0.3 से लेकर 0.2 से लेकर 0.7 है, लेकिन उन्होंने 0.5 को भी लिखा हुआ है। ठीक हो गया। ओके इसके बाद अदर काजेज ऑफ शैलो एंटीरियर एंगल, तो उसके प्राइमरी ओपन एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो गया, हाइपरोपियस की वजह से भी शैलो होता है एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर सबलक्सेशन ऑफ लेंस है, लेंस आगे की तरफ निकल गया और मैलिग्नेंट ग्लोकोमा होता है। रेड आई वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द आई, शैलो एंटीरियर चैम्बर, 1 सेकंड ग्लोकोमा को बता रही है, खासतौर पर एंगल क्लोजर ग्लोकोमा या एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा। ग्लोकोमा को डायग्नोस करने के लिए टोनोमेट्री करनी है, कौन सा, गोल्ड मैन वाला। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ग्लोकोमा इज द प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, जो कि मोस्ट कॉमन इरिवर्सिबल काज ऑफ ब्लाइंडनेस होता है। नॉर्मल आईओपी 10 से लेकर 12 होता है, मीन 16 इतना देख लो। इसके बाद डिजीज ऑफ रेटिना है, जो मैक्यूलर एडिमा होता है। क्लियर, जो मैक्यूलर एडिमा होता है ये आपको डायबिटीज मेलाइटिस में देखने को मिलता है। ओके, जब मैक्यूलर एडिमा का मतलब है कि जो फ्लूइड और प्रोटीन है ये डेपोजिट हो जाते हैं अंडर द मैक्यूला ऑफ द आई। दूसरी कंडीशन जिसमें मैक्यूलर एडिमा देखने को मिल सकता है, लाइक सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन आ गया, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो गया। डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट इन नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। क्लियर, नॉन प्रोलिफरेटिव के अंदर सबसे बड़ी वजह क्या होती है, हमारी मैक्यूलर एडिमा होती है। इसके बाद फोटोरेटिनाइटिस है। फोटोरेटिनाइटिस क्या होता है, फोटोरेटिनाइटिस सोलर इक्लिप्स की वजह से हो सकता है, लाइक एक्सपोजर टू द इंफ्रारेड रेज है, या इसकी वेल्डर फ्लैश है, या आर्क लैंप, या लाइटनिंग होती है। ठीक हो गया। जबकि लाइटनिंग ऑन द अदर हैंड, सॉरी लाइटनिंग होती है उसकी वजह से फोटोकेराटाइटिस होता है, जबकि फोटोरेटिनाइटिस होता है हमारा किससे, ये होता है हमारा सोलर इक्लिप्स से और वेल्डर फ्लैश से। ठीक है, फोटोरेटिनाइटिस को हम क्या बोलते हैं, फोटोरेटिनाइटिस को ट्वाइलाइट बर्न भी कहते हैं। इसके बाद शेफर साइन है, शेफर साइन आपको रेटिनल डिटैचमेंट में देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि सस्पेंडेड पिगमेंट ग्रैन्यूल होते हैं, किसके अंदर, विट्रस ह्यूमर के अंदर होते हैं, ड्यू टू रेटिनल डिटैचमेंट होता है। और जिन इन फ्लोटिंग पिगमेंट्री ग्रैन्यूल को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम टोबैको डस्ट कहते हैं। शेफर साइन या टोबैको डस्ट साइन होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है, हाई एक्सियल मायोपिया, हाई पैथोलॉजिकल मायोपिया। एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है, रैग्मेटोजेनस या प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट है। रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर आपकी सेंसरी लेयर होती है, वो सेपरेट हो जाती है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम की वजह से सेपरेट हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है, सब रेटिनल फ्लूइड। ओके, सब रेटिनल स्पेस के अंदर बिटवीन द टू लेयर्स। इसके बाद अर्लीस्ट सिम्पटम ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसके अलावा आपको ट्यूबुलर या इंटरनल विजन देखने को मिलती है, एनुलर स्कोटोमा देखने को मिलता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, डिफेक्टिव डार्क अडाप्टेशन है, ये इसके क्लिनिकल सिम्पटम होते हैं। रॉड सबसे ज़्यादा पहले अफेक्टेड होते हैं, और जो कौन सा वो लेटर स्टेज में अफेक्टेड होते हैं।
बाकी रेटिनल डिटैचमेंट की डेफिनेशन होगी, इसका काज मायोपिया होता है। कैटल ट्रकिंग क्या होती है, सेगमेंटेड ब्लड कॉलम है विद इन द रेटिनल वेन, तो ये आपको सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लियर में देखने को मिलता है, कैटल ट्रकिंग। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं डिजीज ऑफ विट्रस की तरफ। तो जो एक है एस्टीरॉयड हाइलोसिस है। तो जो एस्टीरॉयड हाइलोसिस होता है, इट इज अ डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अच्छा पहले हमने मुस्का वोलिटेंटिस पढ़ा था। दीज आर द फिजियोलॉजिकल ओपेसिटीज होती है जो कि हाइलाइट वेस्कुलेचर के रेमिनेंट को बताती है। इसमें ब्लैक स्पॉट्स लाइक मॉस्किटो आर ट्रैवलिंग इन फ्रंट ऑफ आई ऐसे फील होते हैं। इसके बाद एस्टीरॉयड हाइलोसिस है, इसमें कैल्शियम और कैल्शियम कंटेनिंग लिपिड इसकी डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है हाइड्रोक्सी एपिटाइट की, और कैल्शियम चूंकि वाइट होता है तो आपको वाइटेड राउंडेड बॉडी देखने को मिलती है नॉर्मल विट्रस के अंदर। ठीक हो गया, तो ये आपको डायबिटीज और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में देखने को मिलती है। डीजेनरेटिव कंडीशन है जिसमें स्मॉल वाइट ओपेसिटीज आना शुरू हो जाती है, ये आपको डायबिटीज में, हाइपरटेंशन में, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ विट्रस हेमरेज, तो विट्रस हेमरेज का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है। एंड द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विट्रस हेमरेज, तो ये क्या होता है, सडन डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटर्स। ओके, अगर पार्शियल है तो सडन है, फ्लोटर्स है, अगर कंप्लीट टोटल है तो आपको सडन पेलनेस, लॉस ऑफ विजन देखने को मिलते हैं। इसके बाद मुस्का वोलिकंटिस आ गया। फिजियोलॉजिकल ओपेसिटीज होती है ड्यू टू रेजिड्यू ऑफ प्रिमिटिव हाइलाइट वेस्कुलेचर होता है, इसमें आपको ब्लैक स्पॉट्स मूविंग इन एंड आउट ऑफ विजुअल फील्ड देखने को मिलते हैं। इसके बाद सिनकाइसिस सिंटिलन होती है, ये भी स्मॉल वाइट होते हैं, लेकिन ये वाइट ये एंगुलर रिफ्रैक्टाइल बॉडीज होती है, कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, वाइट क्रिस्टल होती है, कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होती है, गोल्डन शावर की तरह नजर आती है। ठीक है, गोल्डन शावर अपीयरेंस ऑन द ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन है। तो ये ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, विट्रस हेमरेज की वजह से हो सकती है, या इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से हो सकती है। इसके बाद हम चलते हैं पेप्ली एडिमा की तरफ, डिजीज ऑफ ऑप्टिक नर्व की तरफ। तो पेप्ली एडिमा क्या होता है, पेप्ली एडिमा आपको क्रेनियल वीनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। जब वीनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है लाइक रेस्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन है, जिसकी वजह से पेप्ली एडिमा होता है। पेप्ली एडिमा क्या होता है, बायलैटरल एडिमा ऑफ ऑप्टिक नर्व हेड ड्यू टू रेस इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है। जबकि ऑप्टिक नर्व हेड स्वेलिंग ड्यू टू लोकल कॉजेज है, उनको आप पेप्ली एडिमा में नहीं डालोगे, बल्कि हमारा इंट्राक्रेनियल टेंशन वाला डालोगे। लाइक ऑप्टिक न्यूराइटिस की वजह से भी ऑप्टिक नर्व की स्वेलिंग होती है, ऑप्टिक नर्व ग्लायोमास की वजह से भी होती है। ऑप्टिक नर्व के अंदर कंजेनिटल पिट होते हैं, दे आर रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ लोकलाइज एक्सकवेशन होती है ऑप्टिक डिस्क के अंदर। ठीक हो गया, खासतौर पर टेम्पोरल पोल के अंदर पिट काफी ज्यादा होते हैं। क्लिनिकली ये क्या होते हैं, विजुअल फील्ड डिफेक्ट बताते हैं, लाइक नेजल स्टेप हो गया, एल्टीट्यूड डिफेक्ट हो गया, पैरासेंट्रल यार्कोइड स्कोटोमा हो गया। क्लियर, जो ईस्ट सेंट्रिक पिट होते हैं उनकी वजह से मैकुलर रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, ये मैकुलोपैथी और सेंट्रल सीरियस रेटिनोपैथी करवाते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, जिसकी वजह से बायलैटरल सेंट्रोसिकल स्कोटोमा होता है। फोलिक एसिड और थायमिन्स और राइबोफ्लेविन इनकी वजह से भी हो सकती है। ओके, ऑप्टिक न्यूराइटिस की वजह से सडन पेनफुल लॉस ऑफ विजन होता है। इसके अलावा दूसरे कॉजेज है सडन पेनफुल लॉस ऑफ विजन के अंदर, एक्यूट एरोडासाइक्लाइटिस हो गया, केमिकल इंजरी हो गया, मैकेनिकल इंजरी हो गया, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट और वेस्कुलर ओक्लूजन। ठीक है, इन दोनों की वजह से क्या होता है, हमारा होता है सडन होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पेनलेस देखने को मिलती है। प्राइमरी एट्रोफी की काजेस क्या होती है बच्चों में, ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा होता है। जबकि जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ ऑप्टिक एट्रोफी इन चिल्ड्रन ट्यूमर्स होती है। नंबर 1 ट्यूमर कौन सा, ऑप्टिक ग्लायोमा होता है। नंबर 2 आपके इन्फेक्शन लाइक ऑप्टिक न्यूराइटिस मेनिंजाइटिस आ जाती है। इसके बाद वर्निकीज हेमिनोपिक पीपल, ये आपको ऑप्टिक ट्रैक लेजन की वजह से देखने को मिलता है। उसकी काजेस क्या होते हैं, सिफिलिस, टीबी हो गया और ट्यूमर हो गया। ओके, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं साइज ऑफ ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क क्या होता है, 1.5 मिलीमीटर की होती है। ओके, वर्टिकल लेंथ इसकी बड़ी होती है। नॉर्मल कप ओवर डिस्क रेशियो 0.5 होता है। क्लियर, और ये हमने पढ़ा था ग्लोकोमा के अंदर कि आपको खराब देखने को मिलता है। लाइक आपको कितना देखने को मिलता है, कप ओवर डिस्क रेशियो मोर देन 0.5 देखने को मिलता है, नॉर्मल इतना है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ हेडेक है, वॉमिटिंग है, ऑप्टिक डिस्क का एडीमा है तो पेप्ली एडीमा का बता देगा, और इसका रेस इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से होती है। हाइपरईमिया ऑफ डिस्क डायलेटेड सरफेस कैपिलरी स्लरिंग ऑफ, ये चीज़ें आपको पेप्ली एडीमा में देखने को मिलती है। स्विंगिंग फ्लैश लाइट एस RAPD में देखने को मिलता है, मार्कस गन पीपल कहते हैं। बाकी वर्निकिस पीपल सिफिलिस टीबी ट्यूमर की वजह से होता है।